स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है, हमने यूपीएससी के लिए और हरियाणा एचसीएस या कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है उसके लिए पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम पहले वाली क्लासेस में जो हमने मौलिक अधिकार का चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ है। उससे पहले भी 3-4 क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आई होप आपने वो क्लासेस देखी होंगी। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आर्टिकल 14 के बारे में कंप्लीट बता दिया था कि जो आर्टिकल 14 है उसमें समानता के विधि के समक्ष सभी क्या होंगे, समान होंगे। और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 हमें समानता के अधिकार देता है, जो केवल हम भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। अगर वो हमारे देश में आकर समानता मांगने लगते हैं तो ऐसा उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास आर्टिकल 15। इसमें शायद ही आपका आर्टिकल 15 कंप्लीट हो पाए, क्योंकि इसके बहुत सारे सब क्लोज हैं। जिस तरीके से 15(1), 15(2), 15(3), 15(4) इस तरीके से इसके सब क्लोजेस हैं। तो जितना इस क्लास में पॉसिबल हो पाएगा वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन से लिख दिया है, जो आपके यहाँ पर मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या रहेगा, जरूरी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा मैं एक्सप्लेनेशन से पढ़ाऊंगी कि ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। सभी पॉइंट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये क्या है, भेदभाव का अभाव। आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है कि भेदभाव का क्या होगा, यहाँ पर अभाव होगा। आर्टिकल 15 सब क्लोज 1 में लिखा गया है इस तरीके से। आर्टिकल 15(1) में क्या लिखा गया है, राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल, अब ये पॉइंट आपको नोट करना है कि यहाँ पर क्या लिखा है, केवल शब्द लिखा। और ये केवल शब्द लिखने के बाद में पूरी डेफिनेशन आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है, राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रख लेनी है। क्योंकि मान लीजिए आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है और उसमें इस तरीके से ऑप्शंस बना के दे देगा और पूछेगा कि बताइए आर्टिकल 15 में से इनमें से क्या नहीं है। तो आपने अगर इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा तो आप उसको टिक भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है किसके द्वारा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जाति है तो जाति के साथ साथ प्रजाति, प्रजाति के बाद लिंग, लिंग के बाद में जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये शब्द जो है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, केवल। तो ये बात आपको याद रखनी है, केवल इन्हीं आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। कभी आप कोई और टॉपिक उठा लाए और इसमें ऐड कर दे और कहें कि हमारे आर्टिकल 15(1) में तो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो आपने किस तरीके से हमारे साथ में भेदभाव कर दिया है। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं आधार पर कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। तो ये केवल जो है ना, इस केवल के आधार पर इसका पूरा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, या फिर इनमें से कोई एक आधार भी हो तब भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आपके जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन माना जाएगा और उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में शरण भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। या तो ये मतलब इन सभी में से कोई भी अगर एक आधार पर आपके साथ भेदभाव करता है तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, वो आर्टिकल 15 का हनन है। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसके लिए आपके यहाँ पर भेदभाव किया गया आपके साथ में। अगर ऐसा होता है तो आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट से मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो कौन सा पढ़ा है हमने, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, उसके बाद हमने पढ़ा था लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर। ये 5 आधार हैं, इनके आधार पर कोई भी आपके साथ में क्या नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। इनके अलावा कोई और टॉपिक होगा तो वहां पर भेदभाव हो सकता है, क्योंकि इनमें नहीं लिखा गया है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया कुशलता के आधार पर। अब यहाँ पर किसी के अंदर अच्छी स्किल है तो उसको तो हम कुछ भी मान लीजिए सम्मानित कर सकते हैं। अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है, उनको हमने भारत रत्न दिया है ना, तो वो उनकी कुशलता थी इसीलिए दिया गया। तो अब आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि हमारे साथ में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर जो केवल शब्द है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये जो अधिकार है विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी बनी है तो उसका ये विरोध नहीं कर सकते, या उन्हें हम इन कॉलेजेस में मान लीजिए जिस तरीके से रिजर्वेशन हमें मिलती है उस आधार पर हम विदेशियों को यहाँ पर प्राथमिकता
नहीं देते हैं, विदेशियों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। समानता का अधिकार जो है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है, कुशलता के आधार पर भेदभाव हो सकता है और विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पर केवल 5 आधार पर ही भेदभाव नहीं होगा, बाकी आधार पर भेदभाव हो सकता है। अगर इन आधार पर आपके साथ भेदभाव होता है तो वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा आर्टिकल 15(1) सब क्लोज, ये आर्टिकल 15(1) में लिखा गया है। इसके बाद मैंने लिखा है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई थी कि राज्य के द्वारा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राज्य यहाँ पर कौन होगा, है ना, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें इसी तरीके से इसको राज्य लिखा गया है। यहाँ पर देश नहीं लिखा गया, राज्य लिखा गया। तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, आपको अलग अलग स्टेट्स के बारे में यहाँ पर नहीं कहा गया, यहाँ राज्य की डेफिनेशन भी लिखी गई है आर्टिकल 12 में। ठीक है, जैसा कि मौलिक अधिकार कहाँ से शुरू होते हैं, 12 से लेकर 35 तक क्या आपके मौलिक अधिकार आते हैं, और ये किसमें भाग 3 में लिखे गए हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, और हमने ये कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं। हमारे मौलिक अधिकार निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है, कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका के मौलिक अधिकार हमारे जैसे नहीं है, उनके मौलिक अधिकार चेंज नहीं होते, किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होंगे। अब आप पूछेंगे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, हमारे यहाँ चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब हमारा संविधान लिखा गया था तो हमारे यहाँ पर आपको पता होगा कि जैसी आज कंडीशन है वैसी पहले नहीं थी। हमारे यहाँ बहुत सारी विविधताएं हैं, हमारे यहाँ हर तरीके के लोग रहते हैं, तो इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको क्या कर दिया, निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ही प्रवृत्ति का किया है। अब बात कर लेते हैं राज्य कौन होता है। यहाँ पर मैंने राज्य की डेफिनेशन भी लिख दी है, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि पहले वाली क्लास में मैंने विधि लिखा था और विधि ही बोला था। ठीक है, तो किसी ने पूछा था कि आप विधि क्यों बोल रहे हैं, कानून क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो ये भी थोड़ा इलॉजिकल सा हो जाता है, क्योंकि विधि और कानून आप मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपकी होनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है राज्य, और इस बात को समझना आपके लिए जरूरी भी है कि यहाँ पर अब ये राज्य की डेफिनेशन में हमें क्या कहना चाहता है, अब ये राज्य होता क्या है, क्योंकि राज्य में तो अलग अलग स्टेट आते हैं, क्या पता सिर्फ स्टेट्स की बात कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो राज्य की डेफिनेशन है वो आपके आर्टिकल 12 में लिखी गई है, और उसमें क्या क्या लिखा गया है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे राज्य क्या है आपको पता होगा, राज्य ऐसी तो कोई वस्तु नहीं है जिसको आप देख सके, राज्य तो सिर्फ एक कल्पना है, विचार है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। राज्य को हम देख नहीं सकते, है ना, तो ये क्या होता है, एक तरीके की कल्पना होती है, एक तरीके की हमारे माइंड में जिस तरीके से हमारे देश की क्या है, हमारे इमेज बनी हुई है कि हमारा भारत है, पर भारत किससे बना है, अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है, तो इस तरीके से वो कल्पना है। राज्य की क्या है, हमारे दिमाग में एक कल्पना होती है, एक विचार होता है, तो राज्य क्या है, एक विचार है। अब ये राज्य में क्या क्या आता है, राज्य में आते हैं संघ सरकारें। यहाँ पर मैं ये अलग स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, आपको बात याद रखनी है, जो ये राज्य है कभी आप सोचे कि जैसे हरियाणा, राजस्थान, यूपी उनकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ आप राज्य को एक तरीके से अपनी कंट्री मान सकते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें लिखी है। अब राज्य में कौन कौन आता है उनके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर लिखी है संघ सरकार, ठीक है, इसके बाद कार्यपालिका लिखी है, संसद भी इसी में आती है, सीएम, पीएम, डीएम, राज्यपाल, राष्ट्रपति सभी किस में आएंगे, राज्य में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं जिसके आधार पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि राज्य में क्या क्या लिखा गया है। राज्य में संघ सरकारें लिखी गई हैं, ठीक है, इसके बाद में कार्यपालिका है, इसके बाद में संसद, संसद में हमारे यहाँ पर राज्यसभा, लोकसभा, साथ में राष्ट्रपति जी भी आ जाते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये संसद के बारे में लिखा है। इसके बाद में सीएम आते हैं, राज्यपाल आते हैं। ठीक है, ये किसी भी आधार पर आपके साथ में ये भेदभाव नहीं करेंगे। इसके साथ किसी भी राज्य की विधान पालिका जो राज्य के लिए क्या बनाएगी, कानून बनाएगी, कोई भी राज्य की विधान पालिका, इसके साथ साथ किसी भी राज्य की कार्यपालिका जिसमें विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, इसके साथ साथ मंत्री परिषद, ठीक है, और यहाँ पर पंचायतें, ये सभी क्या नहीं करेंगे, आपके साथ में भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, किसी भी राज्य मतलब राज्य में क्या है, संघ सरकारें हैं, कार्यपालिका है, संसद है, सीएम है, राज्यपाल है, पीएम है, डीएम है, ये सभी बातें भी यहाँ लिखी जाएंगी।
किसी भी राज्य की विधान पालिका, यहाँ पर किसकी बात हो रही थी, हमारे देश की बात हो रही है। यहाँ पर क्या जाता है इसमें, जिस तरीके से मैंने लिखा है विधान पालिकाएं आएंगी, विधान पालिका के साथ साथ कार्यपालिका आएगी, कार्यपालिका के साथ साथ आपकी पूरी मंत्री परिषद आएगी, इसके साथ साथ पंचायत आएगी, या कोई भी बड़ा मान लीजिए कोई अन्य पदाधिकारी, कोई पोस्ट पर है, किसी भी पोस्ट पर बैठा व्यक्ति है, वो भी इसी में काउंट होगा। इसके साथ साथ आपकी रेल है, भारतीय रेल है, ठीक है, और अन्य पदाधिकारी तो मैंने आपको बता ही दिया है, या कोई भी ऐसी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति है, वो आपके साथ इन आधारों पर क्या नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर राज्य में किसको ऐड नहीं किया गया, न्यायपालिका को इससे अलग रखा गया है, न्यायपालिका को इसमें ऐड नहीं किया गया, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है कि राज्य की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। यहाँ देश, यहाँ पर राज्य का मतलब मेरा अलग अलग स्टेट से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये जितनी भी बातें हैं ये सभी क्या है, राज्य है, यानी कि एक तरीके से देश है। आप ऐसा लगा लीजिए, क्योंकि हमारे संविधान में इसको राज्य करके ही लिखा है, और मैंने जहां से पढ़ा है वहां भी मैंने इसको इसी तरीके से पढ़ा है। तो यहाँ पर आर्टिकल 15, अब इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर और बात बताती हूँ कि जो भी राज्य के द्वारा पोषित संस्थान है, पहले इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं आते थे, या कोई भी ऐसी संस्था जो अपने आप काम कर रही है, जिसमें राज्य का कोई हाथ नहीं है, या उसके वित्त से पोषित नहीं है, उसके पैसे से पोषित नहीं है, तो वो इसमें काउंट नहीं होते थे। लेकिन अब इस सरकार ने क्या किया है, जैसे अब ऐसा, क्योंकि आपको पता है हमारा जो देश है वो कहाँ बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो लोग कहाँ जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर उस तरीके से उस तरफ जाएंगे तो वो क्या काम करेंगे, सार्वजनिक हित में काम करेंगे, वो प्राइवेट कंपनीज है ना, या कोई भी प्राइवेट सेक्टर। तो अगर उस तरीके से काम कर रहे हैं, अगर वो यहाँ वहां पर किसी भी इंसान के साथ गलत इन आधारों पर भेदभाव करते हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है राज्य के वित्त द्वारा पोषित, यानी कि राज्य उसके लिए क्या देता हूँ, पैसा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके एम्स है, एम्स भी इसी में ही आता है, एम्स में भी आपके साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए हैं, आपसे आपकी जाति पूछ ली जाए और आपका इलाज ना किया जाए, तो इस आधार पर आपके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। यहाँ पर कोई भी प्राइवेट एजेंसी जो सार्वजनिक हित में काम करती है, अब ये बात भी आपकी इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोई भी प्राइवेट एजेंसी, कोई भी प्राइवेट संस्थान जो सार्वजनिक हित में, जो लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है, वहां पर वो भी क्या नहीं कर सकता है, आपके साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकेगा। ये सभी किस काम है, राज्य का, ठीक है। तो ये सभी राज्य की डेफिनेशन में लिखे गए हैं, और किसमें, आर्टिकल 12 में इनको लिखा गया है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है, बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। मान लीजिए आपसे पूछ लेगा, राज्य की डेफिनेशन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए इसमें क्या नहीं लिखा गया, इसमें क्या नहीं आता है, राज्य में हम क्या नहीं काउंट कर सकते हैं। तो ये सब बातें उसमें लिखी गई हैं, किसमें, आर्टिकल 12 में। और इसमें क्या लिखा गया है, यहाँ पर पहला अक्षर ही क्या है, राज्य है, कि राज्य के द्वारा केवल राज्य के द्वारा किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति, इसके बाद लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। और राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में, हम मान लो मैं आपको ये सब पढ़ा देती, राज्य के बारे में नहीं बताती, तो आपको तो पता ही नहीं लगता है ना। तो इसके बाद हमारे यहाँ पर आर्टिकल 15(1) में ये सब बातें लिखी गई हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर 15(2) सब क्लोज में क्या लिखा गया, यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे मतलब राज्य के द्वारा बहुत सारी, मान लीजिए पहले जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, तो हमें अलग अलग रेस्टोरेंट में खाने की अनुमति नहीं थी। वहां पर कुछ रेस्टोरेंट ऐसे थे जहां पर सिर्फ मतलब जो ब्रिटिशर्स है वही खाना खा सकते थे, मतलब जो हम इंडियंस हैं उनके साथ में बहुत अधिक बुरा व्यवहार किया जाता था। तो हमारे संविधान निर्माताओं को इसकी जरूरत पड़ी और उन्होंने क्या किया, हमारे संविधान में इन बातों को भी आगे ऐड कर दिया। और उन्होंने क्या लिखा, यहाँ पर लिखा गया है, पहले में तो लिखा गया है राज्य के द्वारा केवल जाति, धर्म, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा गया। अब यहाँ पर कौन कौन से स्थान आते हैं, ठीक है, कौन सी जगह है जहां पर भेदभाव नहीं होगा, विषमता के स्थान कौन से है कि कहां पर भेदभाव नहीं होगा इन आधारों पर। तो यहाँ पर लिखा है, जैसे दुकान है, कोई भी शॉप है, ठीक है, वहां पर क्या नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो शॉप में क्या आता है,
मतलब जिस तरीके से आप शॉप लगा लीजिए, जैसे कोई ऑफिस है वो भी शॉप में आएगा, ठीक है, या कोई बैंक है, कोई भी सेक्टर है, वो सब किस में आएंगे, शॉप में आएंगे। तो शॉप में कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। या आप किसी मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं और आप उससे दवाई मांगते हैं, वो आपसे आपकी जाति पूछ लेता है और आपको दवाई नहीं देता है, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो इस आधार पर वो आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपके साथ क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, याद रखेना इस बात को, ठीक है। इसके बाद में जो भी सार्वजनिक संस्थान है वहां पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, पब्लिक सेक्टर है। इसके साथ साथ मनोरंजन के स्थान है, यानी जैसे आपके सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल हो गया, मनोरंजन के स्थान हो गए। आपने ऐसा कोई सिनेमा हॉल तो नहीं देखा होगा कि एक ही आदमी बैठ के वहां पे मूवी देख रहा है और बाकियों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो सिनेमा हॉल, मनोरंजन के स्थान, वहां पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में होटल, पहले यहाँ पर होटल में, पब्लिक रेस्टोरेंट में, यहाँ पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब मान लीजिए, अब ये पॉइंट अलग हो जाता है कि किसी ने पूरे होटल की अगर बुकिंग ले रखी है तो वो आपके यहाँ पर मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ऑलरेडी वो सेट कर रखा है, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है। अगर आपको इन आधारों पर कोई रोकता है जाने से, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन है, आर्टिकल 15 का हनन है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ में क्या होगा, भेदभाव होगा, इस आधार पर क्या है, आपके हनन माना गया। तो ये किसमें लिखा हमने, आर्टिकल 15(2) में लिखा है। तो यहाँ पर ये चार चीजें, इसको आप मतलब इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, एसपी एचपी, ये मैंने एक ट्रिक बताई है। एस से शॉप, पी से पब्लिक सेक्टर, एच से होटल और फिर पी से ये क्या है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो आप इसको इस आधार पर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके पीटी के एग्जाम में पूछ लेता है तो आप भूल जाए, तो आपको याद ना आए कि इसमें मैंने क्या पढ़ा था, तो इस तरीके से मैंने इसको छोटी सी ट्रिक से एसपी एचपी से लिख दिया है, ताकि आप इसको भूले नहीं। और मैं आपको जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है, वो भी मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ कि उसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। ये जो एनसीईआरटी की बुक है, यहाँ पर 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी है। एक एनसीईआरटी में आपको पूरा समानता का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज दिया गया है। पूरा चैप्टर समानता का है, एक में पूरा चैप्टर स्वतंत्रता का है। तो अगर आपको वो पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं, मतलब दोनों ही पढ़ लेना, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। पर मैंने भी दोनों ही पढ़ी थी। ये जो बुक है ना, इसमें मतलब आपको थोड़ा थोड़ा दिया गया है, और जो दूसरी बुक है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। यह सार्वजनिक स्थल, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया है ना, सार्वजनिक स्थल कौन से, दुकान के साथ साथ होटल के साथ मनोरंजन के स्थान, यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पॉइंट बताऊंगी जो यहाँ पर लिखे हैं। मैंने आपको अभी यहाँ पर लिखकर आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि यहाँ तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आगे की पॉइंट भी आप सुन लीजिए ध्यान से। जैसे कुआं है, स्नान घाट है, पूजा स्थल है, यहाँ पर भी समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। जो मैंने आपको बताया है, जब हमारे मौलिक अधिकार नहीं थे तब हमारे यहाँ पर समानता के आधार पर प्रवेश नहीं था। आपको पता होगा, मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, बहुत सारी जाति के आधार पर हमारे साथ भेदभाव होता था। पर आज ऐसा नहीं है। आज हमारे पास में आर्टिकल 14 to 18 है, जिसमें हमें अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, हमारे मौलिक अधिकारों के हनन को रोका गया है। तो यहाँ पर मैं इसका जो सेकेंड पार्ट है ना वो भी लिख देती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत जो पॉइंट मैंने आपको अभी पढ़ के बताया है उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आर्टिकल 15(2) में यहाँ पर लिखा गया है कि इन आधारों पर क्या है, मनाही है। इसके साथ साथ आपके साथ यहाँ पर इन जगहों पर भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर कुएं हैं, ठीक है। अब आप किसी कुएं पर जाएंगे तो वहां पर भी आपके साथ इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुएं है, तालाब है, स्नाना घाट है, नदी के किनारे है, सार्वजनिक रिजोर्ट है, जैसे कोई स्विमिंग पूल है, वहां पर भी आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसी चीजों को यहाँ हमारे इसमें लिखने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर संविधान बनाया जा रहा था हमारे देश की स्थिति बहुत खराब थी। हमारे यहाँ पर जाति के आधार पर लोगों के साथ में ही इतना भेदभाव किया जाता था, यहाँ तक कि मंदिरों में जाने पर भी मनाही थी। आपने जब पॉलिटी की बुक पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है।
तो वहां पर इन आधारों पर बहुत अधिक भेदभाव था, बहुत अधिक बुरी कंडीशंस थी हमारे देश की, और तभी हमारे संविधान निर्माताओं को इन सभी चीजों को हमारे संविधान में लिखने की जरूरत पड़ी। तभी उन्होंने इसे 15 क्लोज 2 में ऐड कर दिया। यहाँ पर ये कुएं, तालाब, स्नानाघाट, नदी किनारे, सार्वजनिक रिजोर्ट, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं। कभी आप किसी के घर में जाकर घुस जाए और कहें कि तुम मेरे मौलिक अधिकार होगा, तुम हनन कर रहे हो, मुझे अपने घर से पानी क्यों नहीं भरने दे रही, तो यहाँ पर ऐसी बात लागू नहीं होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सार्वजनिक हित अगर यहाँ पर पब्लिक के हित में अगर वो लगाए गए हैं, ठीक है, और सरकार द्वारा पोषित है, ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं जिसके आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी के घर में कुआं है, किसी के घर में वो मतलब जिस तरीके से क्या बोलते हैं उसको, नलकूप है, ठीक है, नल का है, नलकूप है, तो उस आधार पर आप उनके साथ में ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते कि आप हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, वो तो उनकी मर्जी है, क्योंकि वो उन्होंने अपने निजी काम के लिए उसको बना रखा है। अगर वो पब्लिक काम के लिए, सार्वजनिक हित के लिए है, तब आपके साथ में उस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर इसकी मनाही है। अब मैंने यहाँ लिखा है किसके घर में अगर कुआं है तो वहां पर ये बात लागू नहीं होगी, किसी के घर में अगर नलकूप है तो वहां भी ये बात लागू नहीं होगी। वहां पर आप उनके साथ में झगड़ा नहीं कर सकते, या फिर आप उनके वहां पर आपके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पब्लिक हित में नहीं है, वो उनके निजी हित के लिए है, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशंस कहाँ लागू होंगी, जब ये सार्वजनिक हित में होगा या सरकार द्वारा पोषित होगा। अगर सरकार इसके लिए थोड़ा सा भी, अगर इतना भी पैसा दिया है, तो यहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, और ये पब्लिक यूज के लिए है, तब भी आपके साथ में इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो ये था आर्टिकल 15 का सब क्लोज 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको आगे के आर्टिकल 15 में बहुत सारे क्लोज हैं, 3, 4, 5, इस तरीके से उन सब के बारे में पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो आगे आगे जितना हम पढ़ते जाएंगे हमारी समझ इससे और ज्यादा बनती जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में अभी आर्टिकल खत्म नहीं हुआ है, शायद 2-3 क्लासेस और इस आर्टिकल पे बने, पर इतनी गारंटी जरूर है कि आपको ये आर्टिकल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप उसको लिखने की कोशिश भी करेंगे किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखकर, तो वहां से भी आप इसको लिख पाएंगे। वैसे आपके प्रीवियस ईयर में आर्टिकल 14 से क्वेश्चन आया है, आर्टिकल 21 से क्वेश्चन आए हुए हैं, आर्टिकल 19 से क्वेश्चन आए हैं, 32 से आए हैं। तो ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके बहुत जरूरी है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको लगता है ये क्लास किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।